नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। करंट जीके की इस सीरीज में आज हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर चर्चा करने जा रहे हैं और इसके तहत हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारत में शिक्षा प्रणाली के विकास का प्रारूप क्या रहा, कैसा सिस्टम रहा आज़ादी से लेकर अब तक की जो स्थिति रही है और आगे क्या स्थिति रहेगी, उसको संपूर्ण रूप से हम जानने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक दिए गए हैं। एक लिंक PDF को प्राप्त करने से संबंधित है जो कि एक टेलीग्राम का लिंक है, और एक ऐप का लिंक है जो कि ऑनलाइन स्टडी मटेरियल और जीके के जो अन्य पहलू होते हैं जैसे स्टैटिक जीके हो गया या अन्य जीके से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन है वो आपको उस ऐप में उपलब्ध होगी। इस वीडियो के माध्यम से मैं भारत की शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए वर्तमान में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन इस चर्चा को शुरू करने से पहले हम इंडियन एजुकेशन को, भारतीय शिक्षा को संविधान के संदर्भ में देखते हैं। तो संविधान के संदर्भ में यदि हम इसे देखें तो इस शिक्षा प्रणाली या एजुकेशन सिस्टम या भारतीय शिक्षा, इसके बारे में जो कुछ प्रावधान बताए गए हैं मुख्य रूप से वो पार्ट 3 और पार्ट 4 में बताए गए हैं। तो एक छोटी सी बात लिखिए, भारतीय संविधान में शिक्षा, एजुकेशन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी यदि हम बात करें तो बेसिकली एक तो भाग 3 इसमें एजुकेशन के बारे में बताया गया है और एक बताया गया है भाग 4 में। यदि हम भाग 3 की बात करें तो यह फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताता है, मूल अधिकार के बारे में बताता है, और भाग 4 की बात करें तो यह नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताता है। आप जानते हो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बने हुए हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब भाग 3 में हम देखें तो आर्टिकल 21 कै, इसमें यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा निःशुल्क होगी। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा होगी। ये आर्टिकल 21 कै में कहा गया है, जिसे 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और यहां पर मैं आपको बता दूं, शिक्षा एक मूल अधिकार है। इसी के तहत यह बताया गया कि शिक्षा एक मूल अधिकार है। और नीति निर्देशक तत्व जो है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसमें भी एक बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। और ये जो बात कही गई है आर्टिकल 45 में बात कही गई है, लिख दीजिए। इसके तहत यह बताया गया है कि 6 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चे के पोषण व शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। यहां राज्य का मतलब कोई पंजाब, हरियाणा, राजस्थान ये नहीं है। यहाँ का राज्य का मतलब है आर्टिकल 12 में दिए गए निर्देश। जैसे सरकार एक राज्य है, कार्यपालिका एक राज्य है, विधायिका एक राज्य है, उस संबंध में ये बात कहता है। तो
मूल अधिकार और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शिक्षा को लेकर यह बात कही गई है। हालांकि इसके बारे में हम जनरल जीके में काफ़ी पढ़ते हैं और ऑनलाइन स्टडी मटेरियल हो गया या आपके जो ऑफलाइन क्लासेज में बच्चों को ये आर्टिकल करवाए जा चुके हैं। लेकिन अभी शिक्षा की चर्चा काफ़ी ज़ोरों पर है, इस कारण से इन आर्टिकल्स को रिवाइज करना बहुत आवश्यक है। अब मैं इसके बाद यदि कहूँ कि भारत में शिक्षा प्रणाली को व्यवस्थित करने का, या आप कह सकते हो कि भारत में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था, तो 1948 में हुआ था। एक लाइन लिख दीजिए, भारत में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ ये हुआ 1948 में, और इसके लिए डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था। एक लाइन लिख दीजिए, इसके तहत डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो ये जो शिक्षा आयोग था, ये भारत में व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली का प्रारंभ माना जाता है। इस आयोग के बाद भी भारत में शिक्षा को व्यवस्थित करने का काम प्रारंभ रहा और 1952 में लक्ष्मण स्वामी मुदलियार की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। तो ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। 1952 माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन, और इसकी जो अध्यक्षता की थी ये थे लक्ष्मण स्वामी मुदलियार। और उसके बाद में कोठारी कमीशन आया और उस कोठारी कमीशन ने भारत में, स्वतंत्र भारत में पहली शिक्षा नीति की नींव रखी। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम पहली शिक्षा नीति कैसे आई उस पर चर्चा करेंगे। नाइनटीन 1964 इसमें शिक्षा आयोग का गठन किया गया, एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया, और इसके अध्यक्ष थे दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी अध्यक्ष थे। इसी कारण से ये जो शिक्षा आयोग है इसको कोठारी कमीशन या कोठारी आयोग भी कहते हैं। तो ये कोठारी कमीशन और कोठारी आयोग भी कह सकते हो आप इसको। और इसने जो सिफारिशें दी उसके आधार पर भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति सामने आई 1968। एक लाइन लिख दीजिए, इसकी सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 सामने आई। अब आपके यहां जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि भारत में
पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? 1968 में आई थी। और किस समिति की सिफारिशों के आधार पर आई थी या किस कमीशन की सिफारिशों के आधार पर आई थी? कोठारी कमीशन के आधार पर आई थी। अब देखिए, इसके बाद जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई वो थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 हमारे सामने आई और ये राजीव गांधी के काल में आई थी। इसके आगे लिख सकते हो आप, राजीव गांधी के काल में आई थी। और जो ये पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये इंदिरा गांधी के काल में आई थी। इस टाइप के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं कि पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था, और या इससे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 किस प्रधानमंत्री के काल में प्रारंभ हुई थी? तो राजीव गांधी के काल में ये प्रारंभ हुई थी। अब देखिए, इसकी समीक्षा के लिए 2 समितियां गठित की गई थी। आप सुधार भी कह सकते हो। लिखिए, इसकी समीक्षा के लिए, समीक्षा कह दीजिए या रिफॉर्म कह दीजिए, सुधार के लिए 2 समितियां गठित की गई थी। दो समितियां गठित की गई। अब ये कौन कौन सी समितियां थी, इनके नाम आपने थोड़े ध्यान रखने हैं। आचार्य राममूर्ति समिति 1990 और दूसरी प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति 1993। अब इसको मैंने आपको ध्यान रखने के लिए क्यों कहा है? इसलिए कहा है क्योंकि जब आप पुराने पेपर उठा के देखोगे तो आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन। और क्वेश्चन का पैटर्न क्या है इसको समझिए। क्वेश्चन का पैटर्न ये रहा है कि प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति का संबंध किस क्षेत्र से है। उसमें दे दिया एजुकेशन, एनवायरनमेंट, विज्ञान, कृषि, इस तरीके से दे रखा था। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये। और अब नई पॉलिसी आई है, इस कारण से जो एग्जामिनर है वो पुरानी पॉलिसी को आधार बनाकर आपसे क्वेश्चन पुटअप कर सकता है। तो उस पर गौर करें। अब इसके बाद में 2014 में एनडीए सरकार ने अपने बजट में नई शिक्षा नीति लाने का प्रावधान किया। एक लाइन लिखिए, 2014 के बाद एनडीए सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस कहते हैं, भाजपा और उसके सहयोगी दल, ये एनडीए कहलाते हैं। क्लियर? एक यूपीए होता है, यूपीए कांग्रेस और सहयोगी दल, ये यूपीए होता है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन बोलते हैं इसको। तो एनडीए सरकार ने अपने बजट में नई शिक्षा नीति की घोषणा की या नई शिक्षा नीति के बारे में बात कही। भाई इन्होंने कहा कि हम नई शिक्षा नीति लागू करेंगे, तो इसके लिए भी इन्होंने कई समितियां गठित की। तो एक लाइन लिख दीजिए पहले तो, संबंधित समितियां। पहली समिति लिख TSR सुब्रमण्यम समिति 2015, ये समिति गठित की। इनको कहा कि जो नई शिक्षा नीति है उसका आप ड्राफ्ट तैयार कीजिए। तो इसने अपनी रिपोर्ट भी दी और इस रिपोर्ट को सरकार ने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, या आप ये कह सकते हो कि इसकी रिपोर्ट को सरकार ने नहीं माना।
तो एक तो ये जो TSR सुब्रमण्यम समिति है, ध्यान रखना, अब इसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? TSR सुब्रमण्यम ही है। ये कैबिनेट सचिव थे। एक लाइन लिखना चाहे तो लिख दीजिए, ये पूर्व कैबिनेट सचिव थे। एक लाइन लिखिए, इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने नहीं माना। अब सरकार ने नहीं माना, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमेटी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखें। कई बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं, फिर ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। आपसे पूछा जा सकता है कि TSR सुब्रमण्यम समिति का संबंध किससे था? शिक्षा से था। शिक्षा के संबंध में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट को नहीं माना, वो एक अलग बात होती है। उसके बाद 2016 में एक समिति और गठित की गई कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में, उसकी चर्चा हम करेंगे। एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। कि कस्तूरीरंगन समिति दो 2016, ये जो के कस्तूरीरंगन है, ये इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। इसरो आप जानते ही हो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसके पूर्व अध्यक्ष रहे हुए हैं। और इनको ये कहा गया कि आप राष्ट्रीय नीति के संबंध में अपनी रिपोर्ट दें। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार की और इसकी रिपोर्ट के आधार पर ही एक बिल पेश हुआ है, जिसको 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। आप कह सकते हो कि इस समिति की सिफारिशों को सरकार ने माना। तो एक लाइन लिख दीजिए, इस समिति ने समिति के आधार पर, समिति की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का प्रारूप तैयार हुआ है। प्रारूप मतलब ड्राफ्ट। तो ये ध्यान रखना। तो वर्तमान में जो हम शिक्षा नीति की बात कर रहे हैं, उसके संबंध में दो समितियां हमारे सामने आई है। TSR सुब्रमण्यम समिति, हालांकि इसकी सिफारिशों को नहीं माना गया, लेकिन कस्तूरीरंगन समिति, इसकी सिफारिशों को माना गया। और इसने जो रिपोर्ट दी, ये रिपोर्ट दी थी ये 31 मई 2019 को, और इस रिपोर्ट के आधार पर एक बिल बना। आधार पर बना विधेयक, एक बिल तैयार किया गया, और इस बिल का नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020। 2020 है, और इसको जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट मतलब मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल मतलब सरकार, ये दी है 29 जुलाई 2020 को। तो ये आपके सामने एक नींव है आपकी। इस नींव को बनाए बगैर आप यदि सीधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ते हैं, तो मान के चलना आपके तैयारी करने की रणनीति गलत है। और उसी रणनीति को बताने के लिए ही ये चैनल आपके सामने है। तो थोड़ा ध्यान रखें। मैं वापस रिपीट कर दूं, संवैधानिक स्तर पर शिक्षा का उल्लेख मिलता है, वो बात होगी हमारी।
डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में जो आयोग गठित किया गया था, उसी के तहत हम कहते हैं कि भारत में शिक्षा को व्यवस्थित करने का सिस्टम प्रारंभ किया गया। उसके बाद में और भी कई आयोग आए, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग आया। उसके बाद में भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बनाने के लिए कोठारी कमीशन आया और 1968 में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारे सामने आई। उसी को आधार बनाकर हम शिक्षा के माध्यम से भारत के विकास को बढ़ाते रहे। फिर राजीव गांधी सरकार आई। राजीव गांधी सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 जारी की, जो वर्तमान में चल रही थी। 2014 में एनडीए सरकार ने अपने बजट में कहा कि हम भारत में नई शिक्षा नीति लाएंगे, जो कि मनुष्य के या स्टूडेंट के या बच्चों के सर्वांगीण विकास, ऑल राउंड डेवलपमेंट से रिलेटेड होगी। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने 2 समितियां गठित की। एक तो इन्होंने TSR सुब्रमण्यम समिति गठित की, हालांकि इसके सुझावों को इन्होंने नहीं माना। उसके बाद में 2016 में इन्होंने के कस्तूरीरंगन समिति का गठन किया। इसने अपनी रिपोर्ट दी 2019 में और इसकी रिपोर्ट को सरकार ने माना और इसकी पूरी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने एक बिल तैयार किया, नेशनल हायर एजुकेशन बिल 2020, जिसे 29 जुलाई 2020 को सरकार ने, कैबिनेट ने या मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। अब इसमें क्या बात कही गई है, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसी की हम बात करेंगे। और ये एक बात यहाँ हमेशा ध्यान रखें, मैं आपको पहले भी कहता रहा हूँ, मैं कोई भी टॉपिक यदि आपके सामने रखता हूँ, उसका पहला और अंतिम उद्देश्य है, फर्स्ट एंड लास्ट पर्पज जो होता है, वो आपके एग्जाम को क्लियर करने से संबंधित होता है। ये बिल बहुत बड़ा है, इस बिल की पूरी किताब होती है, वो नहीं पढ़नी, नहीं तो एक किताब बनकर रह जाओगे। आपके एग्जाम की दृष्टि से कौन से क्वेश्चन बनेंगे, आपने उसी को आधार बनाना है। बस जो आपके एग्जाम से रिलेटेड चीजें हैं उनको पढ़ते जाइए और जो आपके एग्जाम से संबंधित चीजें नहीं है उसको स्किप करते जाइए। मान के चलिए आप सही दिशा में तैयारी कर रहे हैं, जो कि आपके अपॉइंटमेंट लेटर को लाने में सहायक होगी। तो मैं चर्चा करता हूं कि इसमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सामने आई है। पहला पॉइंट जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, हम पहले बोलते थे मानव संसाधन विकास मंत्रालय, HRD मिनिस्ट्री ऑफ HRD, उसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया गया है। एक पॉइंट तो ये है। पहला पॉइंट लिखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और इसको कहेंगे आप मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। यहाँ एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगा, ये जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम जो दिया था, ये 1985 में राजीव गांधी ने दिया था, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। एक नोट डाल के लिख दीजिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय नाम 1985 में राजीव गांधी ने दिया था। भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने बनता है राजीव गांधी के बारे में। लिख दीजिए एक लाइन, भारत में कंप्यूटर क्रांति के जनक। क्लियर? तो और कौन कौन से पॉइंट है, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है,
उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। दूसरा जो पॉइंट है इसका, आइए, नई स्कूली शिक्षा व्यवस्था। स्कूल की जो शिक्षा होती है, अब स्कूल क्या होता है, 1 से 12, कक्षा 1 से 12 तक। हालांकि इससे पहले यूकेजी एलकेजी भी आ जाते हैं, उनकी भी बात इन्होंने की है, करेंगे बात हम इसकी। देखो 1986 में जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था थी उसे कहते थे 10+2। 10+2। अब इस 10+2 की जगह जो हमारे सामने बात आई है, इसकी जगह पर 5+3+3+4 ये सिस्टम आया है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 5+3+3+4 ये आपके एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है, ध्यान रखें ये। अब मैं 5+3+3+4 इसकी चर्चा करूंगा। ये समाप्त हो चुका है और अब ये नया, ये लागू है। अब इसमें 5 क्या है, 3 क्या है, इस पर हम जानकारी लेते हैं। ये 5 क्या है, सबसे पहले मैं इस 5 की बात करूंगा। पहले 3 साल, पहले 3 साल, ये जो पहले 3 साल है इसको कहा गया है प्री प्राइमरी। प्री प्राइमरी नाम दिया गया है, पहले 3 साल। उसके बाद में क्लास फर्स्ट और फिर क्लास सेकंड। तो हो गए ना, 5 साल हो गए। तो 5 साल में पहले 3 साल, इसको प्री प्राइमरी नाम दिया गया है, फिर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड, और ऑल ओवर इन 5 सालों को जो नाम दिया गया है, इसे नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। ये जो 5 साल है इसे नाम दिया गया है फाउंडेशन स्टेज। मेरी बात को बहुत गंभीरता से समझते जाना, फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं इसको। अब देखिए इस फाउंडेशन स्टेज में क्या किया जाएगा, उद्देश्य क्या है। हालांकि अभी इसकी और नई बातें सामने आएगी, तब हम इसकी और चर्चा करेंगे। मैं यहां पर एक बेसिकली बात करना चाहूंगा कि ये करेंगे क्या। यहां जो बात कही गई है, यदि मैं 2 शब्दों में कहूं तो नींव मजबूत, छात्रों की नींव मजबूत की जाएगी। और इससे भी ज्यादा सिंपल भाषा में आप कहना चाहो तो आप ये कह सकते हो कि खेल के माध्यम से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। खेल के माध्यम से बाकायदा इसके लिए जो एनसीईआरटी है वो स्टैंडर्ड निर्धारित करेगा, मानक निर्धारित करेगा। तो एक लाइन लिखिए यहां पर, उद्देश्य, यहां पर पर्पज क्या है, उद्देश्य क्या है। स्टूडेंट्स की नींव मजबूत करना। और ब्रैकेट में लिख दीजिए खेलों के माध्यम से पढ़ाई करवाना। खेलों के माध्यम से पढ़ाई करवाई जाएगी ताकि जो छोटे बच्चे हैं उनमें पढ़ाई के प्रति एक इंटरेस्ट पैदा हो। आप जानते हो छोटे बच्चे हैं, उनको आप स्पेलिंग याद करने के लिए कह दो, बड़ी समस्या आ जाती है। लेकिन खेल खेल में अंताक्षरी के माध्यम से उनको सिखाने का प्रयास कर लीजिए, वो सीख भी जाएगा और एंजॉय भी करेगा। उसी को आधार बनाकर ये प्री प्राइमरी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड
5 साल के एक सिस्टम को इन्होंने फाउंडेशन स्टेज नाम दिया है। ध्यान रखें, आपके जो यहां पर क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि फाउंडेशन स्टेज में, दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत फाउंडेशन स्टेज में कितने वर्ष को शामिल किया गया है? तो 5 वर्ष, पहले के जो 5 वर्ष है उसको शामिल किया गया है। उसमें कौन कौन सी स्टेज आएगी? प्री प्राइमरी, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड आएगी, ये आएगा। क्लियर? अब 3 क्या कहता है? इसमें क्लास थर्ड से क्लास 5। अब देखिए, तीसरी, चौथी, पांचवी, 3 साल हो गए। तो ये 3 साल का क्राइटेरिया यहां रखा है और इसको जो स्टेज का नाम दिया गया, स्टेज के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। प्रिपरेटरी स्टेज, ये ध्यान रखना। तो प्रिपरेटरी स्टेज में कौन सी क्लास को शामिल किया गया है? तीसरी, चौथी, पांचवी, ये होंगे आपके क्वेश्चन, ध्यान रखें। ये प्रिपरेटरी स्टेज। अब इसमें क्या पर्पज रखा गया है? इसमें क्या कहा गया है कि जैसे मैथ्स है, सोशल स्टडीज है, आर्ट है, कला, कोई भी चित्रकला होगी, पेंटिंग आप कह सकते हो, और इसके अलावा साइंस का जो विषय है, इससे छात्रों को केवल इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, परिचय कराया जाएगा। ये नहीं है कि उनके लिए कोई बहुत बड़े सब्जेक्ट दे दिए या बहुत बड़ा कोई कहानी पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। केवल इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा। एक लाइन लिख दीजिए, उद्देश्य, पर्पज क्या है? स्टूडेंट्स को कला मतलब आर्ट, साइंस, मैथ, एसएसटी सोशल स्टडीज जैसे विषयों से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा। इंट्रोडक्शन, नॉर्मल इंट्रोडक्शन। अब देखिए, यहां पर एक बात और आपने ध्यान में रखनी है कि 1 से 5वीं तक, ये जो जहां तक जो सिस्टम है, 1 से 5वीं तक जो भी शिक्षा दी जाएगी वो मातृभाषा में दी जाएगी, मदर टंग में। अर्थात अंग्रेजी शिक्षा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। एक नोट डाल के लिखिए, क्लास फर्स्ट से 5th तक मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा दी जाएगी। ब्रैकेट में लिखिए, अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त। इसकी अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। क्लियर हुई बात सारी? अब हम एक बार इसे राइट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम ये और ये इस पर चर्चा करेंगे। अब मैं इस 3 की बात कर रहा हूं। ये जो 3 है, ये क्लास 6 से क्लास 8वीं तक माना गया है और इसको जो नाम दिया गया है, इस स्टेज को मिडिल स्टेज। तो मिडिल स्टेज में कौन कौन सी क्लासेज आती हैं? 6ठी, 7वीं, 8वीं, 3 आती है, ये ध्यान रखना। ये और प्रिपरेटरी सिस्टम में तीसरी, चौथी, 5वीं, और फाउंडेशन स्टेज में प्री प्राइमरी प्लस क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड। ये ध्यान रखें, ये क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या उद्देश्य रखा गया है, पर्पज क्या है।
कंप्यूटर को पढ़ाया जाएगा। हालांकि कंप्यूटर को बेसिक जानकारी पहले ही दे दी जाएगी, ऐसा नहीं है, लेकिन यहां जो कंप्यूटर की जो जानकारी होगी, जो कंप्यूटर को पढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा सा वाइड होगा। जैसे इतनी सी छोटी सी उम्र में ऐप को डेवलप कैसे करें, इस तरीके की जानकारी दी जाएगी। लिख दीजिए, जैसे एप्लीकेशन को डेवलप कैसे करें, इस तरीके की जानकारी दी जाएगी। तो यहां पर हमारे सामने एक बात आती है, बच्चा जब 6 क्लास से ये जानने लग जाएगा कि ऐप कैसे डेवलप करेंगे, कैसे कंप्यूटर में हम वेबसाइट बना सकते हैं, इस तरीके की जानकारी जब हासिल कर लेगा, तो वास्तव में प्रारंभिक स्तर में ही बच्चा में स्किल पैदा हो रहा है। क्लियर? स्किल। और ये जो स्किल है रोजगार को प्राप्त करने में सहायक होता है, एम्प्लॉयमेंट, इसको प्राप्त करने में सहायक होता है। क्योंकि हालांकि देखिए, समय की मांग पर जो परिवर्तन होता है उसी पर ही ये नीतियां बनती है। कोई भी नीति गलत नहीं होती है। हम ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 गलत थी, बिल्कुल नहीं। और हम ये भी नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 गलत थी, कभी नहीं कह सकते। कई लोग कहते हैं ये ज़्यादा अच्छी रहेगी, ऐसा नहीं है। ये समय के आधार पर चेंजेज होते हैं। हमारे जो पेरेंट्स थे उनका टाइम अलग था, हमारा टाइम अलग है, हमारे आने वाले जो पीढ़ी है उसका टाइम अलग होगा। उस टाइम के आधार पर डिसाइड किए जाते हैं। तो समय के आधार पर वो डिसीजन लिए जाते हैं जो उचित होते हैं। क्लियर? तो ऐप को डेवलप करें, कंप्यूटर को कैसा पढ़ाया जाए। तो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसको अब रोजगार प्रेरक बनाया जाएगा। तो यहां पर हम सेल्फ एम्प्लॉय बन जाते हैं। अपना रोजगार खुद प्रारंभ करने की क्षमता हमारे में 6ठी क्लास से ही आ जाएगी। क्लियर? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो उद्देश्य है वो रोजगार के लिए आपको आत्मनिर्भर बनाना भी है। आप अपना खुद का रोजगार प्रारंभ कर सकते हो, इसके लिए आपको 6 क्लास से ही ट्रेंड किया जाएगा। क्लियर हुई बात सारी? अब आइए, ये क्या कहता है 4, इसमें कही गई है क्लास 9th से क्लास 12th, कक्षा 12वीं तक ये बात कही गई है। और देख लीजिए 9, 10, 11, 12, 4 साल हो गए। इसको जो नाम दिया गया है सेकेंडरी स्टेज दिया नाम दिया गया है। तो फाउंडेशन, प्रिपरेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में बांटा गया है। तो आपके सामने 5 + 3 + 3 + 4 ये सिस्टम है। अब इसमें क्या पर्पज रखा गया है, उद्देश्य क्या रखा गया है? विषयों की गहरी समझ पैदा की जाएगी। जो भी आपके सब्जेक्ट हैं उसको समझाया जाएगा, रटने वाली पद्धति पर आधारित नहीं होगा। आप इसको कह सकते हो कि एनालिटिकल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच जो है वो आप में डेवलप की जाएगी। आप में समझने की क्षमता, रटने पर आधारित नहीं होगा। और तो और एक चीज और स्टार डाल के लिख दीजिए, बोर्ड के स्थान पर सेमेस्टर प्रणाली लागू होगी। सेमेस्टर प्रणाली, सेमेस्टर प्रणाली क्या होगी? प्रत्येक 6 महीने पर एग्जाम होंगे। क्लियर? प्रत्येक 6 जैसे सेमेस्टर होते हैं ना, मेरा ये सेमेस्टर चल रहा है, दूसरा सेमेस्टर चल रहा है, वैसे उस पर आधारित होगी ये क्लासेज। बोर्ड सिस्टम को समाप्त कर दिया गया है। तो ये जो शिक्षा व्यवस्था आपके सामने रखी गई है, वास्तव में ये जो चारों स्टेज है, इनका जो एकमात्र जो पर्पज है वो रखा गया है स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास करना, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट, सर्वांगीण विकास करना।
ये इसका उद्देश्य है। तो ये अपना प्रणाली वाला सिस्टम जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था है वो ख़त्म होगी। इसके बाद हम बात करेंगे कि 12th के बाद में क्या सिस्टम रहेगा। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर लीजिए। इस शिक्षा नीति में जो 12वीं के बाद का जो सिस्टम है उसको बहुत ही मज़ेदार बनाया गया है, और मैं अपने पर्सनल तौर पर कहूँ तो मैं इसका समर्थन भी करता हूँ। वर्तमान में जो भी हम सब्जेक्ट लेते हैं उस सब्जेक्ट के आधार पर हमें कहीं न कहीं लाइफ में जब हम आगे जाते हैं तो हमें ये अफसोस रहता है कि यार मैंने वो सब्जेक्ट ले लिया होता तो आज मैं ये कर लेता, वो ले लेता तो मैं आज वहाँ पहुँच जाता। ऐसी कई भावनाएं हम अक्सर सुनते रहते हैं। उसका निवारण 12वीं के बाद में कर दिया गया है। जो एक स्ट्रीम सिस्टम होता है उसको बंद कर दिया गया है। स्ट्रीम सिस्टम क्या होता है बात करते हैं हम। एक बार हेडिंग डाल दीजिए, 12वीं के बाद शिक्षा का सिस्टम। ध्यान से समझना मेरी बात को आप। ये वास्तव में बहुत बड़ी दुविधा होती है बच्चों के मन में, और ये दुविधा पैदा हो जाती है 12th के बाद में। हम किस वे में जाएं, हमारा रास्ता क्या हो। अब ये ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इसके तहत जो बात कही गई है, एक शब्द है स्ट्रीट सिस्टम समाप्त। स्ट्रीट सिस्टम क्या होता है? जैसे 12वीं के बाद किसी ने आर्ट ली तो वो आर्ट की लाइन में चलता रहेगा, कॉमर्स ली तो कॉमर्स की लाइन में चलता रहेगा, साइंस ली तो साइंस की लाइन में चलता रहेगा, फिर वो और कहीं नहीं जुड़ सकता। जैसे मैं कहूँ जैसे किसी ने साइंस ले रखी है, अब वो हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता, और किसी ने आर्ट के सब्जेक्ट ले रखे हैं तो वो साइंस के सब्जेक्ट नहीं पढ़ता, फिर आगे कॉमर्स आ जाती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती है। फिर हम दुविधा में रहते हैं और एक स्ट्रीट में चलते रहते हैं। इसमें आप ये कह सकते हो कि जो स्टूडेंट है अपनी रुचि के आधार पर विषय का चयन कर सकता है। उसकी जो भी रुचि है उसके आधार पर विषय का चयन कर सकता है। अब आप कहोगे सर रुचि, हम तो रुचि के आधार पर ही करते हैं अब तक, अब इसमें कौन सी नई बात है? इसमें बिल्कुल नई बात है। इसमें साइंस, आर्ट, इसके जो सब्जेक्ट है इनको मिक्सिंग किया गया है। ब्रैकेट में लिख दीजिए, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के सब्जेक्ट मिक्स होंगे। समझे अब मेरी बात? मतलब यदि आपको फिजिक्स पढ़नी है और आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो आप दोनों सब्जेक्ट ले सकते हो। क्या अब ले सकते हो? अब नहीं ले सकते थे। लेकिन इस शिक्षा नीति के तहत आपको यदि ये कहता है कि मैं हिस्ट्री भी लेना चाहता हूं और एक बायोलॉजी लेना चाहता हूं और एक मैं इकोनॉमिक्स लेना चाहता हूं तो ले सकते हो। ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। तो आप वर्तमान में जो कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे आपने जो भी अपने कंपटीशन को डिसाइड किया है कि मैं इस लाइन में जाऊंगा, तो उस आधार पर आप सब्जेक्ट चुन सकते हो और आपकी तैयारी इसी रूपरेखा के आधार पर सिमिलर चलती रहेगी। नहीं तो आप जानते हो साइंस के स्टूडेंट हो, आप बीएससी करते हो, तो फिर बीएससी के बाद में जब एसएससी की तैयारी करते हो तो क्या पढ़नी पड़ती है? हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, पॉलिटी पढ़नी पड़ती है आपको। तो ये सारी दुविधाएं समाप्त है। अब इसके बारे में एक और बात सामने आई है। आइए, एक और सिस्टम है, वो भी काफी मजेदार है। लिखिए, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। आप इसे हिंदी में कह सकते हो
बहुस्तरीय प्रवेश व निकासी व्यवस्था। अब ये क्या है? इसमें क्या है, जैसे आपने एक साल आर्ट में एडमिशन लिया, जैसे अभी लेते थे ना, आर्ट में एडमिशन लिया, फिर आपको लगा नहीं नहीं मुझे साइंस लेनी है, तो आपने जो पहले एक साल का आर्ट में आपने किया था वो आपका खराब हो जाता। ऐसा नहीं होगा, अब उसका भी आपको बकायदा सर्टिफिकेट मिलेगा और उसके भी आपको आगे लाइफ में वो काम आएगा आपके। तो सर्टिफिकेट देना, डिप्लोमा की डिग्री देना, ये सारे सिस्टम अभी इसके शिक्षा नीति के तहत है। जैसे आपसे मैं कहूं, आपने एक साल की पढ़ाई की और उसके बाद में पढ़ाई छोड़ दी, तो व्यर्थ नहीं जाएगा। समझे ना बात को? लिखिए, एक लाइन लिखिए, इसके तहत 1 वर्ष की पढ़ाई की, जैसे आपने 1 साल की पढ़ाई की और आपने किसी कारण से छोड़ दिया, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको इसका भी तवज्जो मिलेगा, इसके लिए भी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसका फायदा आपको अन्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। दूसरा, यदि 2 वर्ष की पढ़ाई की तो आपको डिप्लोमा मिलेगा, और 3 वर्ष या 4 वर्ष की पढ़ाई की, यहां मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि कई डिग्री 3 साल की होती है, कई 4 साल की होती है, आप जानते हो, तो फिर आपको डिग्री मिलेगी। ये सिस्टम है। क्लियर हुई सर आपके सामने सारी बातें? मतलब आपका कोई भी साल है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत चला जाता था, अब नहीं जाएगा, वो आपके हमेशा काम आता रहेगा। इसके अलावा जैसे आप एमए करते हो और फिर एमफिल होती है, और उसके बाद में फिर पीएचडी होती है, ऐसे ही होता है ना। इस एमफिल वाले सिस्टम को बंद कर दिया गया है, हटा दिया गया है। अब ये एमफिल नहीं होगी, आप सीधा एमए के बाद में पीएचडी कर सकते हो। एमफिल को हटा दिया गया है, एक ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए, उसके बाद में फिर मैं अन्य बातें करूंगा। अब कुछ फैक्ट हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और इसको आप स्टार डाल के लिखते जाइए। पहला स्टार लिख लीजिए, सरकारी मतलब गवर्नमेंट व निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षा के मानक स्टैंडर्ड समान होंगे। शिक्षा के मानक समान होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। अभी आप देख रहे थे कि सबका अपना अपना एक अलग सिस्टम है, किसी ने कौन सा सिलेबस डाल दिया, किसी ने कौन सा सिलेबस डाल दिया। अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक होगा। आप कह सकते हो एक राष्ट्र एक शिक्षा पद्धति। डायरेक्ट में लिख दीजिए, एक राष्ट्र एक शिक्षा पद्धति। पूरे देश में यही सिस्टम रहेगा। रियल में यह स्वागत योग्य है। अब दूसरा स्टार डाल के लिखिए, यूनिवर्सिटी व उच्च शिक्षण संस्थाओं में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में प्रवेश के लिए कॉमन
एंट्रेंस एग्जाम होगा। कहने का मतलब है कि यदि आपको किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है या किसी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है तो होता क्या है, मेरिट के आधार पर होता था। तो आपके यदि नंबर कम होते थे तो आप वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन अब क्या है, यदि आपके नंबर कम है, हालांकि उसका प्रभाव तो रहेगा, लेकिन आपको एक मौका और मिल जाएगा। यदि आप इस एग्जाम में ज़्यादा नंबर ले आते हो तो आपके ये नंबर भी आपके पुराने नंबर के साथ काउंट होंगे। क्लियर? तो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब ये बात आती है, ये जो कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये लेगा कौन? परीक्षा कौन लेगा? एग्जाम कौन लेगा? ध्यान रखना, इसके लिए एक शब्द है NTA। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। हालांकि नवंबर 2017 में ये गठित हो चुका है। लिख दीजिए NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। और इसकी जो स्थापना है नवंबर 2017 में की जा चुकी है। ये एग्जाम लेगा। नेक्स्ट स्टार डाल के लिखिए, उच्च शिक्षण संस्थाओं का संचालन HECI के द्वारा किया जाएगा। जो भी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका जो संचालन करेगा वो HECI, ये सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है, ये एक ही करेगा। अभी आप देख रहे हो किसी का संचालन UGC कर रहा है, किसी का कोई कर रहा है, ऐसे बिखरे हुए हैं। अब ऐसा नहीं होगा, अब इसका जो संचालन करेगा HECI करेगा। ये एक सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखना, जो विधि से संबंधित है, लीगल विधि कॉलेज होते हैं और जो मेडिकल कॉलेज होते हैं, उनका संचालन उनकी अपनी संस्था करेगी। वो अपवाद है, आप ये कह सकते हो। लिख दीजिए एक्सेप्शनल लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस, इनका संचालन ये नहीं करेंगे, लीगल एंड मेडिकल कॉलेजेस। अब ये क्या है, अपने आप में जब ये एक्सेप्शनल केस होते हैं तो ये क्वेश्चन के रूप में सामने आते हैं। अब ये HECI क्या है, इसका पूरा नाम आपको पता होना चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। और ये है क्या? ये सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है। क्लियर? आइए अब नेक्स्ट स्टार पर चर्चा करते हैं। NRF की स्थापना की जाएगी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ NRF इसकी की जाएगी। ये NRF क्या है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ये क्या है? रिसर्च और इनोवेशन, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने का काम करेगा। एक लाइन लिखिए, यह रिसर्च व इनोवेशन, इनोवेशन मतलब नवाचार, नए विचार को बढ़ावा देगा। क्लियर? अब देखिए, वर्तमान में हम डिजिटल शिक्षा की बात ना करें, ये बेमानी होगी। बिल्कुल इस शिक्षा नीति में डिजिटल ऑनलाइन शिक्षा के बारे में बताया गया है और इसके माध्यम से जो भी ये हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, इनमें ये कहा गया है कि आप कुछ कोर्सेज को ऑनलाइन भी प्रोवाइड करें।
मतलब घर बैठे भी उसका अध्ययन किया जा सके और वो उस डिग्री को प्राप्त कर सके। ऐसा प्रावधान ऑनलाइन सिस्टम भी इसमें चालू किया जाएगा। अभी आप अपनी जैसे प्राइवेट करते थे ना, अब आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो, वो आपका रेगुलर माना जाएगा। फिर तो एक स्टार डाल के लिख दीजिए NETF, NETF इसकी स्थापना की जाएगी। इसका पूरा नाम है नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम ये क्या है? भारत में डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने से संबंधित है। ये तो ये कुछ सिस्टम्स हैं जो भारत में शिक्षा प्रणाली को एक नया आयाम दे सकते हैं। अब देखते हैं आगे की स्थितियां कैसे बनती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल जो शिक्षा नीति आई है, इसके पक्ष और विपक्ष में दोनों तर्क आएंगे। आप दोनों तर्कों का ध्यान रखें और अखबार में जो भी इससे संबंधित बातें आती है, यदि आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप अन्य IAS RAS इनकी तैयारी कर रहे हो, तो अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर इसके पक्ष और विपक्ष दोनों को देखकर चलिए और कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगता है तो उसको पक्ष में और विपक्ष में राइट डाउन कर लीजिए। तो एक बार इसे उतार लीजिए। तो दोस्तों, करंट जीके के इस पार्ट में आज हमने भारतीय शिक्षा प्रणाली को जानते हुए वर्तमान में जो नेशनल एजुकेशन सिस्टम 2020 आया है उसके प्रारूप को जानने का प्रयास किया और ये पूरा का पूरा वीडियो आपके लिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। ध्यान रखें, ये आपको इसी आधार पर अपनी तैयारी करनी है और इसके अलावा जो भी नई अपडेट हमारे सामने आएगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवा दी जाएगी। समय समय पर आप उसको अपडेट करते रहना और आपका ये जो शिक्षा प्रणाली वाला जो सिस्टम है, जो ये शिक्षा नीति आई है, ये टॉपिक आपका पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इधर उधर भटकाव ना देखें, नहीं तो फिर ये आपकी तैयारी का एक गलत रास्ता इख्तियार कर देता है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो ऐप का लिंक दे रखा है उसको आप डाउनलोड कर सकते हो और वर्तमान में हमारे इंस्टीट्यूशन के द्वारा ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के लिए जो ऑफ़र उपलब्ध करवाया गया है, जो कि 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है, आप चाहो तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। तो इन्हीं शब्दों के साथ अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।